Hello, dear learners. Welcome to ZTR platform 11th and 12th. Again, सेम चैप्टर लेक्चर नंबर 2 सॉल्यूशन के साथ हम आ गए हैं। अब इसमें जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है आज होपफुली हम सोच रहे हैं कि सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को आज खत्म करेंगे और सॉल्यूशन के डीप में जाएंगे। हेनरीज लॉ नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। पर अभी आज की क्लास में हम क्या करेंगे बात, आज की क्लास में बात करने से पहले कल जो हमने पढ़ाया था, जो इससे पहले वाला लेक्चर था, उसकी बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा था सॉल्यूशन क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और गैसियस सॉल्यूशंस। इसके बाद आज हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। आपने सुना होगा घर पे भी हम कई बार सुनते हैं मम्मी को कि मेरे कप में चीनी थोड़ी कम रखना, मतलब मेरे चाय में चीनी थोड़ी कम डालना। कोई बोलता है नहीं मुझे शक्कर ज्यादा पसंद है तो मेरे इसमें तो ज्यादा आप शक्कर डालना, बट उसका मतलब क्या है, वो क्या है, थोड़ा, वो जो थोड़ा वर्ड है वो आपको कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करता है। वो जो थोड़ा वर्ड है वो कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करता है। आपको पता है अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर पानी ही लेके मैं अगर बताऊं कि वाटर मैंने लिया हुआ है और इस वाटर में मैंने अभी ये पानी का ग्लास है, इसमें मैंने वाटर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर ऐड करी है। 1 टेबल स्पून अभी शुगर ऐड करी है। इसी शुगर को मैं 2 चम्मच 3 चम्मच कर दूं तो अभी आप इसका टेस्ट करोगे, अभी आप इसको टेस्ट करोगे तो इसका टेस्ट आपको हल्का सा, जो आपको स्वीटनेस है वो कम लगेगी, स्वीटनेस है कम लगेगी। इसी को मैं 2-3 चम्मच कर दूं, इसी को मैं इसमें प्लस 2 टेबल स्पून कर दूं, 2 टेबल स्पून अगर कर दूं तो आपको ज्यादा स्वीट लगने लग जाएगा। मतलब कि ये जो शुगर है वो क्या बताना चाह रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन कर रहा है। किसका कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन कर रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन कर रहा है आपका किसका, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन आपका डिफाइन होता है या सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मेनली आपके सोल्यूट पे डिपेंड करता है कि सोल्यूट कितना डला हुआ है आपके सॉल्यूशन में, आपके सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट ऐड करा है, उसी की वजह से उसका जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा वो डिफाइन होगा। ठीक है, ये हो गई बात। अब लास्ट क्लास में हमने एक बात करी थी, वो ये करी थी कि फ्लोराइड आयंस अगर पानी में है कितना 1 ppm, 1 ppm अगर फ्लोराइड आयंस वाटर में होते हैं तो हमारे टूथ डिके को प्रिवेंट करते हैं। अगर 1 ppm होता है तो टूथ डिके प्रिवेंट होता है। और कल की ही क्लास में, लास्ट क्लास जो थी उसी में हमने बोला था अगर 1.5 ppm होगा फ्लोराइड आयन कंसेंट्रेशन, अगर मैं बढ़ा दूं 1.5 ppm कर दूं तो क्या होता है, तो ये टूथ डिके को प्रिवेंट नहीं करता, तो टूथ डिके करता है, मतलब टूथ डिके इससे होगा। टूथ डिके इट कॉज टूथ डिके अगर 1.5 फ्लोराइड आयन आपके वाटर में प्रेजेंट हो तो। और अगर इससे ज्यादा होगा तो और पॉइजनस हो जाएगा। कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा पॉइजनस हो जाएगा पानी। मतलब कि फ्लोराइड आयन डिफाइन कर रहा है ना कॉन्सेंट्रेशन से ही, तो देखिए उसका पूरा कैरेक्टर डिफाइन हो रहा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन 1.1 ppm है तो फिर तो अच्छा है, टूथ डिके नहीं होगा, प्रिवेंट करेगा। 1.5 ppm होगा तो टूथ डिके करेगा और उससे ज्यादा होगा तो पॉइजनस हो गया। मतलब कि जो आपका फ्लोराइड आयंस है वो आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन कर रहा है कि जितना ज्यादा फ्लोराइड आयन कंसंट्रेटेड होते जा रहा है, जितना ज्यादा होते जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव कर रहा है। तो इसमें सॉल्वेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल तो प्ले करता है सॉल्वेंट, बट मेनली जो कंसंट्रेशन है वो आपका सोल्यूट डिफाइन करता है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका सोल्यूट डिफाइन करेगा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स, आपको ऑलरेडी क्लास 11th में सिखाया गया है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिसमें आप ही लोगों ने आंसर्स बताए थे और नंबर ऑफ मोल्स हमें निकाल के बताया था कैसा है, कैसे क्या क्या नंबर ऑफ मोल्स आए थे, और बाद में मैंने सारे आंसर्स बोर्ड पे लिख दिए थे कि क्या क्या उसमें आपके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। अब बात करते हैं कि इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे। इससे आगे आपका जो टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जो बात करें तो आज हम कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मोस्टली कवर करेंगे। तो ठीक है, तो आज देखिए सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी होती है। यहाँ पे सबसे पहले मैं लूंगी मास परसेंटेज, पहला हमारा मास परसेंटेज ही रहेगा। मास परसेंटेज एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ठीक है, मास परसेंटेज। दूसरा है आपका मोल फ्रैक्शन, फिर हम लेंगे मोलैरिटी,
नॉर्मेलिटी को मोस्टली हम इसमें नहीं करेंगे, नॉर्मेलिटी का बहुत ज्यादा रोल इसमें नहीं है, तो नॉर्मेलिटी की बात हम नहीं करेंगे। मोलैरिटी पढ़ेंगे, पार्ट्स पर पीपीएम, पीपीएम पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये सारे आपके कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन है, ज्यादा है या कम है या बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, वो सारे के सारे इन टर्म्स से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इन टर्म्स में से हमने बोला कि ठीक है, जितना भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट है उससे हमने क्या डिफाइन करा, कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करा। तो हम इनमें से किसी एक को लेंगे और उसको पहले डिफाइन करेंगे, उससे रिलेटेड आपको एक दो क्वेश्चंस देंगे जिसको आप सॉल्व करोगे, और उसके बाद फिर हम आगे के नेक्स्ट उसके टॉपिक पे जाएंगे। तो चलिए, पहला वाला जो कंसंट्रेशन टर्म है, फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो मैं लेके आई हूं, दैट इज मास परसेंटेज। पहला जो कंसंट्रेशन टर्म हम आज पढ़ेंगे वो है आपका मास परसेंटेज। इसको डिफाइन कैसे करोगे मास परसेंटेज को? सबसे पहले इसको लेके आते हैं। देखिए, हमें पता है कि 50 मार्क्स का आपका कोई पेपर था, 50 मार्क्स का पेपर था, उसमें से आपके आए 45 मार्क्स। 50 मार्क्स का पेपर था, आए हैं 45। ठीक है, तो आप कैसे करके उसका परसेंटेज निकालते थे? परसेंटेज निकालते थे ना, कैसे निकालते थे परसेंटेज? तो यहाँ लिख रहे हैं हम कि आपको आउट ऑफ 50 आए हैं 45 इंटू 100 ऐसे करके ही तो आप परसेंटेज निकालते थे, ऐसे करके ही आप परसेंटेज निकालते थे। तो इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2 मतलब 90%। आप यही बोलते थे ना कि मेरे 90% आए, अगर आप डायरेक्टली ऐसे निकालोगे तो 90%, मतलब कि जो आप ये डिफाइन कर रहे हो, जो आपने यहाँ लिखा है कि 50 टोटल मार्क्स थे, टोटल मार्क्स में से आपके आए हैं 45 इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए आपने लिखा इंटू 100 किया, तो आपके टोटल यहाँ पे परसेंट जो आएंगे वो आ रहा है आपका 90%। वो क्या आ रहा है आपका? 90% आ रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो आपका 45 है वो क्या है, या 50 है वो क्या है? तो 50 तो है टोटल मार्क्स, 50 आपका टोटल मार्क्स है, और 45 आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स है ना, जितना आपने ऑब्टेन किया है। 50 आपका ऑब्टेन मार्क्स है, और 45 आपका ऑब्टेन मार्क्स है, और 50 आपका टोटल मार्क्स है। कि टोटल मार्क्स में से मेरे 45 है, इंटू 100 कर देंगे तो मेरा टोटल क्या आ जाएगा? टोटल परसेंट आ जाएगा, यहाँ पे मेरा परसेंटेज आ जाएगा। सिमिलरली याद नहीं करना है, समझ लो, जो ऑलरेडी आप करते हो उसी को ही हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है, हमें मास परसेंटेज में पढ़ना है। अभी ये तो मार्क्स के लिए था कि जितना ऑब्टेन किया है डिवाइड बाय टोटल, इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज आपका आ जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ मास की, तो मास परसेंटेज के लिए देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ द सॉल्यूट, कितना मास हमने लिया है एज अ सॉल्यूट, कितना मास लिया है अपन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन किया है, इनटू 100 कर दोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप क्या निकालते हैं? परसेंटेज निकालते हैं मार्क्स का, कितने मार्क्स आपके आए हैं किस सब्जेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग हम मार्क्स निकालते हैं। सिमिलरली मास की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम क्या करेंगे? इंटू 100 तो आप करोगे ही मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि यहाँ पे हम मार्क्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम केमिकल्स की बात करें। तो केमिकल्स में एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, क्योंकि चैप्टर है आपका सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन इंटू 100, दोनों ही चीज हमने ग्राम्स में ली है। ठीक है, मास परसेंटेज इज द वेट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 यूनिट्स ऑफ द सोल्यूशन। इसको नहीं समझ में आ रहा तो इसको छोड़ देना, बस इतना समझ में है कि कितना सोल्यूट, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये समझिए। अब इससे रिलेट करके एक एग्जाम्पल है आपको वो चीज समझाने के लिए। एक एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर बोला 10% ग्लूकोज पानी में मिक्स है, 10% ग्लूकोज हमने 10 ग्राम, 10% ग्लूकोज इन वाटर मीन्स 10% ग्लूकोज इन 90% ऑफ वाटर। 10% ग्लूकोज, ये जो परसेंटेज हमने लगाया है, ये मेनली याद रखना, ये जो परसेंटेज हम बता रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म किससे डिफाइन कर रहे थे? सॉल्यूट से। तो जो परसेंटेज हम लगा रहे हैं वो किसको डिफाइन करने के लिए लगा रहे हैं? सॉल्यूट को, सॉल्वेंट को नहीं, सॉल्यूट को। तो 10%, हमेशा परसेंट कहीं पे भी आए
तो उसको आप ऑटोमेटिकली समझ लेना इतने ग्राम्स है, तो 10% मतलब 10 ग्राम। किसकी बात करें? ग्लूकोज को। अगर ग्लूकोज 10 ग्राम प्रेजेंट है, टोटल हमारा सोल्यूशन हम 100 मान रहे हैं, टोटल 100 है, 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो 90% क्या हो जाएगा? 90 क्या हो जाएगा आपका? 90 ग्राम क्या हो जाएगा? प्लस 90 ग्राम हमारा हो जाएगा वाटर, प्लस 90 ग्राम क्या हो जाएगा? वाटर। अब समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर से देखिए कि हमने क्या करा था। हमने किया था कि क्वेश्चन आपको कोई भी, जब आप फ्रेंड्स के मान लो 40% 40 मार्क्स आए फ्रेंड के और आपके आए हैं 50, तो सबसे पहले क्या करते हो आप? ये तो मैंने एक ही सब्जेक्ट के लिया फॉर एग्जांपल, ऐसे आपके 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, उसका आप टोटल करते हो और सब टोटल करके टोटल आपका जो ऑब्टेन मार्क्स होता है डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 करते हो तो आपका परसेंटेज आता है। मैंने एग्जाम्पल के लिए एक लिया है, एक सब्जेक्ट। तो आपने एक सब्जेक्ट लिया, आपका फ्रेंड का आया 40, आपका आया है 45, तो आप क्या करोगे? किससे कैलकुलेट करते हो? डायरेक्टली मार्क्स से तो करते हो, बट टोटल आप करते हो परसेंटेज से कैलकुलेट कि ठीक है तेरे 85% है, मेरे 90 आए। कैसे? क्योंकि मेरे को 45 मिले थे आउट ऑफ 50 और तुमको मिले थे 40 आउट ऑफ 50, तो उसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट किया। तो हमने क्या किया? ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। सिमिलरली यहां पे हम लेंगे किसका मार्क्स लोगे? सोल्यूट का, जो कम है सोल्यूट का, डिवाइडेड बाय सोल्यूशन इनटू 100, तो ये होता है आपका मास परसेंट। इसको आपको भूलना नहीं है, मास परसेंट क्या होता है। आगे चलेंगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। आपका जो क्वेश्चन था वो बहुत ही इजी था, जो हमने अभी डिफाइन किया वो भी बहुत इजी था। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और उसमें पुट करना है, बस फॉर्मूला आपको पुट करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, देखिए अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एक्स। हमने कोई एक्स सब्सटेंस है, उसमें 10 ग्राम एक्स लिया है, टू 40 ग्राम ऑफ वाटर, 40 ग्राम पानी में 10 ग्राम हमने कोई एक्स सब्सटेंस ऐड किया है। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैं पहले तो फॉर्मूला लिख देती हूँ। हमेशा कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखोगे, वेदर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिखोगे। तो फॉर्मूला में लिख दे रही हूँ मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ही ग्राम्स में लोगे आप, इनटू 100। अब आपको वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करना और फटाफट इसका आंसर मुझे बताना है। हालांकि मैं अभी आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, बट आप 1 मिनट का पॉज लेंगे, इसको स्टॉप करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए बोर्ड पे कर रही हूँ, 1 मिनट बाद आपको इसका आंसर देखना है, ठीक है। तो हमने बोला मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। अब ये 10 ग्राम क्या है? एक्स है, तो 10 ग्राम मैं यहाँ लिख ले रही हूँ 10 ग्राम प्लस 240 ग्राम। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में चलो लिखिए, ऐसे लिखिए x, यहाँ पे तो हम x ले रहे हैं, x अपॉन वाटर, तो x प्लस वाटर, x प्लस वाटर, ये होगा इनटू 100 करोगे तब जाके आपका इसका परसेंटेज आएगा, मास परसेंटेज ऑफ x आएगा, मास परसेंटेज ऑफ x आएगा। तो ये x कितना दिया हुआ है? x इज गिवन 10 ग्राम, x इज गिवन 10 ग्राम प्लस 40 ग्राम इंटू 100 आगे करते हैं 10 अपॉन 50, 10 अपॉन 50 इंटू 100, तो आपका आ गया 20%। तो मास ऑफ एक्स सब्सटेंस कितना है? मास परसेंट कितना बोलोगे? मास ऑफ एक्स परसेंट इज 20%, इज 20%। इज इट क्लियर टू यू? क्या क्लियर है हमने किस तरीके से क्वेश्चन को किया? अगर किया है तो आपको थम्स अप कमेंट में करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आर डिसॉल्व्ड इन 50 ml ऑफ सोल्यूशन, 50 ml ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन सोल्यूशन। ठीक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को देख के, पर मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मुझे कैलकुलेट करना है ऑक्जेलिक एसिड का मास परसेंटेज, ठीक है, सोल्यूशन में। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, मास परसेंट ऑफ
ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। फॉर्मूला पूरा लिखोगे आप, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी में पुट करते जो जो वैल्यूज दी हुई है, मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 11 ग्राम, ठीक है, और ये पुट कर दिया 550 ml। अब ध्यान रखना ये मैंने आपको ग्राम में बोला था और यहाँ पे भी हमने ग्राम में लिया था प्रीवियस क्वेश्चन में, बट यहाँ पे तो ml है, यहाँ पे तो ml है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए आप साइड में इसको सॉल्व करेंगे और अब डेंसिटी गिवन है तो इससे आपको देखना है डेंसिटी से कैसे करके आप ये डिफाइन करोगे। तो डेंसिटी आप लिखेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास निकालना हो तो आप क्या करोगे, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये आप नहीं लिखोगे क्योंकि ये आपका ml में दिया हुआ है ना, और दोनों चीज हमें ग्राम में लेनी, तो पहले तो ग्राम फाइंड आउट कर लो। ग्राम कितना हो जाएगा, डेंसिटी हमें दिया है 1.1 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है 500, वॉल्यूम दिया है 500 ml। तो इन टोटल आपका हो जाएगा 550 ग्राम, 550 ग्राम हमारा आ गया 550 ग्राम। तो अब हम लिख रहे हैं मास ऑफ सोल्यूट कितना था, 1.1 आपका ग्राम ऑक्जेलिक एसिड था। अब नहीं 1.1 नहीं, आपका 11 ग्राम है, ठीक है। 11 ग्राम अपॉन 550 ग्राम इंटू 100 1/5 इंटू 10, तो यहाँ पे 2। तो इन टोटल आपका वैल्यू आ जाएगा 2%। क्या आ जाएगा, 2% जो है, 2% ऑक्जेलिक एसिड आपका 500 ml में मिक्स्ड है, ठीक है। इसको क्लियरली अगर देखो तो कैसे करके कैंसिल किया, 11 यहाँ पे था आपका 550 इंटू 100, इस जीरो से ये जीरो को कैंसिल कर दिया, यहां से इसको कैंसिल किया तो 1/5 आया। अब टोटल इसको वापस लिखो, ऊपर आपका 1 बचा है इंटू 100 बचा है, नीचे आपका 5 बचा है, तो इन टोटल आपका 2। तो यहाँ पे आता है आपका 2% आपका आंसर हो जाता है कि आपका ऑक्जेलिक एसिड जो है वो कितना है, कितना अमाउंट है 500 ml में, तो वो 2% है। इसका आप ध्यान रखोगे, ये ऐसे ही आपको गिवन नहीं है, इसका यूज है। क्यों यूज है, कभी कभी कुछ बच्चे इसको 500 ml को क्या करेंगे, इसी को ग्राम लेके 500 ग्राम लेके इसको सॉल्व कर देंगे, वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में। कैसे करके कन्वर्ट करोगे, ये रिलेशन दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, और मास अगर निकालना है तो डेंसिटी को वॉल्यूम से इंटू करोगे, आपका मास आ जाएगा। हमारा मास आ गया 550, हमने 550 को यहाँ पे पुट किया और उसके बाद हमने इसका ऑक्जेलिक एसिड का आपने क्या निकाल लिया, मास परसेंटेज निकाल लिया, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। इज इट क्लियर टू यू। अब इसको नहीं समझ में आया तो वापस से स्लो करके देखिए, या तो फिर दोबारा देखिए प्रॉपरली, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करके हमने किया। इसमें कंफ्यूजन आपको सिर्फ डेंसिटी से आ सकता है, क्योंकि प्रीवियस वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी था। यहाँ पे सिर्फ डेंसिटी का रिलेशन लगाना है और डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, उससे सिर्फ आपको इसका मास निकाल लेना। मास निकाल लिया तो बहुत इजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, मास पढ़ लिया। मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एक सब्जेक्ट का मैंने आपको बताया था कि एक सब्जेक्ट का निकालना हो, 50 टोटल मार्क्स का पेपर है और 45 आपका आया हुआ है, तो 45 अपॉन 50 करोगे इंटू 100 करोगे तो आपका परसेंटेज आ जाता है। सिमिलरली ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, तो ऑब्टेन मार्क्स कितना था आपका, ऑब्टेन मार्क्स कितना था 45 अपॉन 50 टोटल मार्क्स। तो सिमिलरली यहाँ पे ऑक्जेलिक सोल्यूट कितना है, सोल्यूट है आपका 11 ग्राम और सॉल्यूशन कितना हो गया, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। तो आपका सॉल्यूट कितना हो गया, यहाँ पे सॉल्यूट आपका सेम 10 है और यहाँ पे आपका ये सॉल्वेंट का भी मास निकल गया। टोटल मास हमारा जो आया है वो आया है 550। तो 550 से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड इनटू 100 करोगे तो आपका मास टोटल जो परसेंटेज है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये करेक्ट है, तो ये क्रॉस मत समझना, यहाँ पे ये करेक्ट है, 2% आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के आगे जो नेक्स्ट हमारा होने वाला है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना ऑलरेडी सीख चुके हैं, अब हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन देखते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे आप।
नेक्स्ट जो है वो है हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब अगर मैं देखूं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, वो ये कि आपके पास एक चपाती है, ये मैं बना दे रही हूँ 1 चपाती, ठीक है, 1 चपाती। इस चपाती को मैंने डिवाइड किया इंटू 2, दैट चपाती आई हैव डिवाइडेड इंटू 2, ठीक है। इस चपाती को डिवाइड किया मैंने 2 में, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, दैट चपाती आई हैव टू राइट लाइक, कैसे मैं लिखूंगी इसको, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2। एक रोटी है, उसको मुझे 2 सिबलिंग्स है, उसको डिवाइड करके खाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, 1/2 1/2। चलो इसी को आप सैंडविच अज्यूम कर लो कि हम रोटी तो नहीं डिवाइड करते, हाँ सैंडविच डिवाइड करके खाते हैं, तो ठीक है चलो सैंडविच ले लिया हमने कि ये सैंडविच है, इसको हमको 2 जन को ऑलरेडी डिवाइड करा हुआ ही आता है ना। तो कैसे डिवाइड करा हुआ, ये 1/2 हो गया, ये भी आपका 1/2 हो गया, ठीक है, 1/2 1/2। सिमिलरली इसी को 1 चपाती है, पिज्जा ले लो, पिज्जा फॉर एग्जाम्पल, दिस इज पिज्जा, ये पिज्जा की स्लाइस है। अगर मैं बोलूं एक एक जो आपका फ्रैक्शन दिख रहा है, एक फ्रैक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे, दैट वन फ्रैक्शन या टॉपिक्स भी डाल दो, दैट वन फ्रैक्शन का आपको अगर बताना हो कि इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए, इस 1 फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, मैं लिख सकती हूँ 1/4, 1/4, ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, दिस इज ऑल्सो 1/4, दिस इज ऑल्सो 1/4। तो एक चीज ये समझ में आ गया कि ठीक है, हम जब भी एक चीज को डिवाइड कर रहे हैं, तो एक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 1/2 1/2, अगेन एक को डिवाइड किया 2 में तो 1/2 1/2, एक को 4 में डिवाइड किया, जितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो आपका डिनोमिनेटर देखो वही आ रहा है। अगर मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करती तो डिवाइड बाय 5 आता, अगर मैं इसको 6 पार्ट में डिवाइड करती तो डिवाइड बाय 6 आता, तो 1/6 1/6 1/6 लाइक दिस। अब इसको अज्यूम करो, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे को 2 में डिवाइड करना था, मेरे को ये पिज्जा की स्लाइस जो थी, इसको मैं जो 2 में डिवाइड करना था, 2 में डिवाइड कैसे किया, ये तो मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया ए वाला पार्ट, और इसका जो आपका दूसरा वाला पार्ट है, दूसरा वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पूरा पार्ट है वो मैंने खुद रख लिया, दूसरे पार्ट को मैंने खुद रख लिया, ठीक है, दूसरे पार्ट को मैंने खुद रख लिया। तो इसका रेशियो क्या होगा, आप लिखोगे 4 में डिवाइड था तो मैम इसका 1/4 हो जाएगा, और ये तीनों पार्ट आपने खुद रख लिया, ये मैंने रख लिया, तो मैं लिखूंगी इसको 3/4। तो जितने पार्ट्स होंगे आप उसको उतने में, जो डिनोमिनेटर होगा आपको उतना ही, अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करा था तो 4, ठीक है, और अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था तो डिवाइड बाय 3। बट एक चीज समझना, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, अगर मैंने इसको अलग अलग करूं, अगर मैं ये जो मैंने लिया हुआ है स्लाइस, इस स्लाइस को मैं अलग करूं, ये एक स्लाइस हो गया और दूसरा जो आपका स्लाइस था वो ऐसे था, ठीक है। अगर मैं इसको और इसको ऐड करती हूं, अगर मैं 1/4 वाला जो पार्ट था उसको इससे ऐड करूंगी तो कैसा बन जाएगा, एज इट इज जैसा पहला था वैसा बन जाएगा। इट मीन्स जितने भी फ्रैक्शन है जैसे कि 1/4 प्लस जो दूसरा वाला पार्ट था 1/4 और 3/4, कितना होता है आपका 4/4, मतलब कि 1, 4/4 मतलब कि 1, मतलब इन टोटल जितने भी आपने फ्रैक्शंस बनाए हैं, चपाती के जितने भी टुकड़े किए हैं आपने, सैंडविच के जितने भी पार्ट्स करे हैं या पिज्जा के जितने भी पार्ट्स करे हैं, वो सारे के सारे अगर आप जोड़ोगे तो वापस से एक पिज्जा बन जाएगा। अगर आप रोटी के टुकड़े के जितने भी करे हैं आपने सेम उसको डिवाइड किया, उसको वापस जोड़ोगे तो वापस एक रोटी बन जाएगी। सिमिलरली मतलब कि आप सारे पार्ट्स को प्लस कर दोगे, सारे पार्ट्स का सम कर दोगे तो क्या आएगा 1, तो टोटल आएगा आपका 1। तो ये याद रखना है आपको, मोल फ्रैक्शन में भी आपको यही चीज याद रखनी है, ठीक है। अब इसको रीड करें, पहले क्या बोलता है मोल फ्रैक्शन देखते हैं।
मोल फ्रैक्शन इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि हम केमिस्ट्री में या केमिकल्स की जब बात करते हैं तो हम केजी लीटर इसकी बात नहीं करते। जब सोल्यूट के मोल्स को डिफाइन, सोल्यूट का हम क्वांटिटी डिफाइन करते हैं तो हम उसके मोल्स से डिफाइन करते हैं, उसका जो टर्म है वो है मोल्स। ठीक है, तो मोल्स, तो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कॉम्पोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। मतलब वही चीज जो हमने किया था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सिमिलरली जो अभी हमने मास परसेंटेज भी निकाला है वो भी सिमिलरली ऐसा ही है, बट यहाँ पे हम फ्रैक्शन में बात करते हैं, एक एक फ्रैक्शन की बात करते हैं, वहां पे हम सोल्यूट की, पूरे सोल्यूट की बात करते हैं। ठीक है, अब ये तो मुझे समझ में आ गया कि जो टोटल आपका टोटल जो सोल्यूशन का जो हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जितने भी पार्ट्स में हमने डिवाइड किया उसको ऐड कर देंगे तो 1 होगा, उसका टोटल सम हो जाएगा 1, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा एग्जाम्पल। ठीक है, डिफाइन भी कर दिया, इसको हम मेनली एक्स से डिफाइन करते हैं। ऐसे एक्स से आप डिफाइन करोगे मोल फ्रैक्शन को, एक्स से हम डिफाइन करते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन ए की बात करोगे तो ए, मोल फ्रैक्शन बी की बात करोगे तो बी। ठीक है, अब इसका पहले मैं इसको और अच्छे से आपको समझा दूं कि क्या चीज बोल रहे हैं। नाउ इसके बाद देखिए, एक ब्लैंक पेज लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें मोल फ्रैक्शन की जो मैं बात कर रही हूं, दैट मोल फ्रैक्शन को मैंने बोला कि हमें पता है इट इज डिफाइंड बाय एक्स। मैंने इसको बोला ये एक्स से डिफाइन करते हैं हम। ठीक है, एक्स से डिफाइन कर दिया। अभी मोल फ्रैक्शन, सबसे पहले तो फ्रैक्शन समझो कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन मीन्स रेशियो, फ्रैक्शन मीन्स रेशियो। तो रेशियो किसका रेशियो की बात करें तो रेशियो ऑफ मोल्स। फ्रैक्शन मीन्स रेशियो, तो रेशियो किसका, रेशियो ऑफ मोल्स। ठीक है, रेशियो ऑफ मोल्स मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के रेशियो की बात हम करेंगे इसमें। अब एक्स से हम डिफाइन करते हैं मोल्स को, एक्स से हम डिफाइन करते हैं मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिफाइन करते हैं। तो कैसे करके डिफाइन करोगे, ये हमने लिया एक्स। ठीक है, और एक्स क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन, किसी का फ्रैक्शन बता रहे हैं, इस चपाती का, इसका हम फ्रैक्शन बता रहे हैं, इस वाले का फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं इसको ले रही हूं ए और बाकी वाला जो है बी है, या चलो ए, इस फ्रैक्शन की ही बात कर रही हूँ, टोटल का इस फ्रैक्शन, टोटल में से ए की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करती हूँ इससे अपॉन टोटल ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एन ए यहाँ पे जो लिया हुआ है आपका सब्सक्रिप्ट में हमने ए डिफाइन किया, ये मैं सोल्यूट के लिए लिख रही हूँ। कभी कभी एन बी भी आप डिफाइन करते हैं सोल्यूट के लिए, लेकिन मैंने अभी ये डिफाइन किया, और सॉल्वेंट के लिए मैं बी डिफाइन कर रही हूँ। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन हो गया, और यहाँ पे भी आपका इसका फ्रैक्शन हो गया आपका सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन अगर मैं ए का निकाल रही हूँ तो मैं लिखूंगी ए। अब दूसरा अगर मैं बी का निकाल रही हूँ मोल फ्रैक्शन बी का, तो यहाँ पे लिखूंगी बी अपॉन, यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं होता एक्चुअली, यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। ये मेनली जो है सॉल्यूट के लिए मैं ए डिफाइन कर रही हूँ, बट ठीक है इसके लिए मैं बी डिफाइन कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये तो टोटल सेम ही रहेगा आपका, ये आपका सेम ही रहेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी करूंगी तो वो आएगा आपका 1। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो होता है वो होगा आपका 1। ठीक है, अब ये जो टर्म्स डिफाइन करे हैं, ये जो चीजें डिफाइन करी है, ये आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे, और इसको आपको भूलना नहीं है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। कुछ नहीं, कोई चीज आपको अज्यूम करना है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ तो उसमें से इतना पोर्शन है, इतना फ्रैक्शन है टोटल से, तो टोटल में से ये कितना फ्रैक्शन होगा, ये क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अब वापस से हम नेक्स्ट हमारा जो प्रीवियस पेज था उस पे जाते हैं। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो था मोल फ्रैक्शन। अब देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, जितना कंपोनेंट लिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, जितना भी कंपोनेंट हम ले रहे हैं, अगर 4 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट का मुझे निकालना तो 1/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। यहाँ पे कितना लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, एक कंपोनेंट अपॉन टोटल, तो 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, मतलब इन टोटल तो हम पूरा लेंगे टोटल। ठीक है,
अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये इसको आप ऐसे लिखेंगे, ये लिखा ऐसे आया बट आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इसको भी नीचे लिखेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इस तरीके से निकालोगे और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आप इस तरीके से निकालोगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू दिस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, हमें पता है ना एन हम डिफाइन करते हैं मोल्स के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। दूसरा हम निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, number of moles of B upon number of moles of A plus number of moles of B. Mole fraction of A plus mole fraction of B is equals to 1. ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया। हमने पहले क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा मास परसेंटेज, दूसरा हमारा था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन की भी बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको समझ में आ गया है या नहीं। दो चीजें हमने पढ़ी है, दो चीजें सिर्फ हमने करा है, मोल फ्रैक्शन और दूसरा हमने क्या किया है, मास परसेंटेज, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन देख लेते, चलो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा आपका। तो क्वेश्चन है हमारा, ये भी कर चुके हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, उस क्वेश्चन को आपको पहले करना है, उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगी, आप पॉज कर लेना उसको या स्टॉप कर लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन। फॉर्मूला दिया हुआ है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब छोटा सा एक फ्रैक्शन हमने इसका लिया, इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड है, उसका आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है, कंटेनिंग 20% ऑफ दिस बाय मास। फिर से देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20% है तो इसका पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, 20% से हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन आपका 20% है, सोचिए किस तरीके से आप इसको निकालोगे, जल्दी से सोच के इसका आंसर बताना है कि क्या आपका आंसर आ रहा है। अब आपको अज्यूम करना है कि ये जो इथाइलिन है, अगर कुछ नहीं दिया तो हमें अज्यूम करना है कि ये वाटर में है, ये जो है हमने वाटर में ऐड किया हुआ है। तो जब भी 20 ग्राम दिया, 20% दिया हो तो आप उसको अज्यूम करेंगे 20 ग्राम, ठीक है। 20 ग्राम आपका, 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल दिया हुआ है, प्लस दूसरी चीज तो बचा कितना, 80 ग्राम। 80 ग्राम आपका वाटर है, 80 ग्राम क्या है आपका, वाटर। तो अब वापस से फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखोगे आप, किसका निकाल रहे हैं, C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल। कैसे लिखाओगे इथाइलिन ग्लाइकोल को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, C2H6O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे कि इथाइलिन में लिख दे रही हूँ डायरेक्टली, इथाइलिन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसका, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, गिवन मास 20 अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कैलकुलेट कर लो, मोलर मास C2H6O2 का कैलकुलेट करिए, 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, तो ये जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 32, इन टोटल आपका जाएगा 56 प्लस 6 इक्वल्स टू 62। तो 62 आपका आ गया, तो यहाँ पे लिखोगे आप 62 अपॉन, इसको इसी तरीके से लिखिए 20 अपॉन 62, अपॉन में क्या है, अगेन यही चीज लिखोगे 20 अपॉन 62 प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना 80, तो 80 अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, वाटर का होता है 18। इथाइलिन ग्लाइकोल का जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा 0.068, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, 0.068। अब मुझे निकालना है वाटर का, आई हैव टू फाइंड आउट फॉर वाटर। तो वाटर के लिए आप पूरा इतना कुछ नहीं करोगे, वाटर को आप क्या करोगे, हमें पता है, क्या पता है मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन C2H6O2 प्लस
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1, ये पता है मुझे। इसकी वैल्यू मुझे पता है कितना हो गया 0.068, तो प्लस H2O इज इक्वल टू 1। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस, यहाँ पे लिख दे रही हूँ 1 माइनस 0.068, तो आपको वैल्यू आ जाएगी किसकी, इथाइलिन ग्लाइकोल की आपकी वैल्यू आ जाएगी इथाइलिन ग्लाइकोल की। तो निकालिए इथाइलिन ग्लाइकोल की वैल्यू कितनी आ जाएगी। मैं यहाँ पे वापस लिख दे रही हूँ इथाइलिन ग्लाइकोल की जो वैल्यू है आपकी इथाइलिन ग्लाइकोल की वैल्यू है 0.068, और वाटर की H2O की वैल्यू आएगी आपकी 1 माइनस 0.068, और आपका उसकी वैल्यू आएगी 9.932 समथिंग आपकी वैल्यू आएगी किसकी, वाटर की। ठीक है, अब इसके आगे आप सबसे पहले तो इसको सॉल्व करिए, और अगर समझ में आ गया है, आपको प्रॉपरली समझ में आ गया, तो इसके लिए मुझे आप थम्स अप करेंगे। सबसे पहले फटाफट आप देख रहे हैं तो अब ये करिए। ठीक है, अब पहले इसको रिव्यू कर लेते हैं, कि टोटल अभी हमारा कितना यहाँ पे हो गया है, कितनी चीजें हमने कवर करी है टोटल। हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें कवर करी है, उसके बाद 1 मिनट का मैं ब्रेक लेती हूँ, तब तक आप ये समझिए, उसके बाद हम थोड़े से बस 1 मिनट के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो, तो 1 मिनट का ब्रेक नहीं दे रहे हैं आपको, अगर आपने ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, बट इसको वापस से समझिए। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वापस से मैं इसको समझा देती हूँ, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, वापस से इसको मैं करती हूँ, वापस से, क्योंकि लोगों की शक्ल देख के मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया है आपको, तो ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन में इथाइलिन ग्लाइकोल की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, अब 20% दिया हुआ है मुझे, 20% दिया है, तो मैं इसको क्या मान रही हूं कि ये 20 ग्राम है, 20 ग्राम, 20 ग्राम है। अगर ये 20 ग्राम है तो दूसरी चीज कितना होगा, दूसरी चीज 80 ग्राम होगा। तो इथाइलिन ग्लाइकोल अगर 20 ग्राम है तो 80 ग्राम क्या है, वाटर है, 80 ग्राम क्या है, वाटर है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मैं निकाल रही हूँ, या मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकाल रही हूँ, तो मैंने वही का वही लिख दिया। पहले मैंने ऐसे डिफाइन किया था, ए लिखा था, क्योंकि ए का निकाल रहे थे, अभी हम निकाल रहे इथाइलिन ग्लाइकोल, तो मैंने इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला लिख दिया, इज इक्वल्स टू मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस वाटर। तो अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए इसको पहले कैलकुलेट करोगे आप। कैलकुलेट मैंने इस तरीके से किया है, कैलकुलेट यहाँ पे इसका कैलकुलेशन यहाँ करा हुआ है कि किस तरीके से आप इसको निकालोगे। 12 मास नंबर होता है कार्बन का, 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, तो टोटल आपका आता है 62 इसका मोलर मास है, इसका मोलर मास है आपका 62 मोलर मास है, तो मैंने यहां पे लिख दिया। अब यहां ये 62 गिवन मास अपॉन मोलर मास से डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं। तो गिवन मास था आपका 20, मोलर मास है 62, अपॉन सेम वही चीज हम दोबारा लिखेंगे, 20 अपॉन 62, 20 अपॉन 62, 20 अपॉन 62, और उसके अलावा आपका जो इसका गिवन मास है, वाटर का कितना गिवन मास है 80, और इसका मोलर मास कितना है 18। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इथाइलिन ग्लाइकोल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.068। कुछ लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, कुछ लोग को थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, तो ये आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.068। उसके बाद आपको वाटर के लिए इसको क्या नहीं करना है, वाटर के लिए वापस से पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पता है, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1, तो 1 हमें पता है, इसीलिए हमने उसको इस तरीके से यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दोनों का इक्वल टू क्या होता है 1, तो मैंने क्या किया 1 माइनस 0.068 कर दिया, तो ऑलरेडी आपकी वैल्यू कितनी आती है,
यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है ये वैल्यू आ जाएगी आपकी वाटर की, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा ये। हमेशा याद रखना, कभी अगर आपका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, 1 से ज्यादा आ रही है, मतलब आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत कर रहे हो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन को आप गलत कर रहे हो अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आपकी ज्यादा आ रही है। क्यों? क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन हम हमेशा जब डिफाइन करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है आपको, हम जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं आपके, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है 1, टोटल नंबर ऑफ जो मोल्स हम सबका निकाल लेते हैं वो आता है 1। लेकिन अगर मुझे एक पार्ट का निकालना हो तो हमेशा लेस देन 1 ही होगा। अगर मैं 3 पार्ट का निकालूंगी तो भी लेस देन 1 होगा, अगर मैं 2 पार्ट का निकालूंगी तब भी लेस देन 1 ही होगा। तो आपका कभी भी अगर 1 से ज्यादा वैल्यू आती है मोल फ्रैक्शन की तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर रहे हो गलत, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना, हमेशा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आपकी पॉइंट से मतलब पॉइंट में ही आएगी। 0.068 आपकी वैल्यू आई है इथाइलिन ग्लाइकोल की, और जो दूसरी वैल्यू आई है वो आई है हमारी 0.932, जो दूसरी वैल्यू आई है वो वाटर की आई है। तो कंफ्यूजन क्रिएट मत होने देना कि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे मैं वापस इसको रब कर दे रही हूँ सो दैट अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो ले लीजिए, और प्रॉपरली अगर आपको बिना देखे करना है तो बिना देखे भी कर लेना, पर इसको एक बार रिव्यू जरूर कर लेना कि कहाँ से क्या चीज आ रही है। इसको ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन जितना भी निकाल रहे हो वो इक्वल टू 1 होता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे, देख लेते कौन कौन सी हमने कंसंट्रेशन टर्म्स कर ली है, कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा हो गया है। तो हमारा कंसंट्रेशन टर्म हो गया है अभी तक, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना पड़ेगा कि मैम मुझे इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेज दीजिए, ठीक है। तो देन आई विल सेंड, और उसके ऊपर कोई वीडियो भी बना लेंगे। बट आपका जब तक आपका रिव्यू नहीं आएगा कि आपको चाहिए क्वेश्चंस, तब तक हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपके रिव्यू आएगा कि ठीक है आपको क्वेश्चंस की जरूरत है तो हम वीडियो बनाएंगे और आगे फिर इसके क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। अदरवाइज हम प्रोसीड करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर पे। तो देखिए हमारा मास परसेंटेज आज हो गया है, मोल फ्रैक्शन हो गया है। इसका नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका वो मोलैरिटी पे होगा। जो नेक्स्ट क्लास होगा आपका मोलैलिटी समथिंग, इससे रिलेटेड, और पीपीएम की भी बात कर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। इसमें जितने क्वेश्चंस आपके कराए गए, 2 3 4 जितने भी क्वेश्चंस कराए गए, उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है, वो ये कि जब भी क्वेश्चन आपने देख लिया हो, लेक्चर आपको पता है, मतलब कॉन्सेप्ट्स पता है, आपने क्वेश्चन देख लिया, तो उसके लिए आपको एक ही चीज करनी है कि उसको वहीं पे स्टॉप करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर इसका आंसर देखना है। तुरंत आप उसको चीट नहीं करोगे कि डायरेक्टली हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, जो भी मैम ने कराया वो डायरेक्टली कर दिया, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आपको उसको पॉज देना है और अपना पहले क्वेश्चन को ट्राई करना है। एटलीस्ट नहीं बन रहा है इट्स ओके, बट एक बार ट्राई करो, अगर बनता है तो दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं बन रहा तो एक बार फिर से देखो, फिर ट्राई करो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 3 ऑफ सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।